नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लूसेंट जीके कवर करते हैं। तो इतिहास में हम लोग आधुनिक भारत को कवर कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले जो भी हमने बनाया है पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, चाहे वो प्राचीन का हो, मध्यकालीन का हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट हो चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। और इसमें भी ऑलरेडी 2 लेक्चर बन चुका है, तो ये थर्ड है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चीज़ें एकदम अच्छे से आपको समझाया जाता है और एक एक चीज़ क्लियर किया जाता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिए, ताकि सब किसी को मोटिवेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं इसके बंदा बहादुर से, ठीक है। तो कि बंदा बहादुर से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इनके जन्म के बारे में, ठीक है, कि जो बंदा बहादुर थे तो इनका जन्म 1670 ईस्वी में पूंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था, ठीक है। तो जो इनके जन्म की बात करें तो रजौली एक गांव था जो कि पूंछ जिले के अंतर्गत आता है। तो वहीं पे 1670 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। तो जो ये बंदा बहादुर थे, ठीक है, तो इनके बचपन का नाम क्या था? तो लक्ष्मण दास इनके बचपन का नाम था। इनके पिता जो थे रामदेव भारद्वाज, जो कि राजपूत थे, ठीक है। तो रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। इनके पिता रामदेव, जो कि सीधे सीधे समझ लीजिए रामदेव भारद्वाज राजपूत थे, इस तरह से समझ लीजिए। आगे अगर हम देखें अगला पॉइंट, तो बंदा का जो उद्देश्य था कि पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था, ठीक है। तो जो बंदा जो थे, बंदा बहादुर, इनका एक ही उद्देश्य था कि पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का इनका उद्देश्य था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो लोहगढ़ था उसे अपना राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो गुरु नानक थे और गुरु गोविंद सिंह, इनके नाम के इन्होंने सिक्का भी चलवाया। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। और ये जो बंदा बहादुर थे, तो ये बहादुर तो थे ही, इस वजह से इन्होंने क्या किया कि जो सरहिंद के जो मुगल फौजदार था जिसका नाम था वजीर खां, उसका हत्या भी इन्होंने कर दिया। मुगल बादशाह फर्रुखसियार के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। तो उसके बाद जो मुगल बादशाह फर्रुखसियार था, ठीक है, फर्रुखसियार, उसके आदेश पर 1716 ईस्वी में क्या किया गया कि इनको पकड़ लिया गया। जगह कहाँ पे था? तो बंदा सिंह को गुरदासपुर नामक जो गुरदासपुर नांगल था जो स्थान, वहीं पे इनको पकड़ के इनको मार दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई। शाहदरा कलगढ़ी, ठीक है, शाहदरा कलगढ़ी नाम से विख्यात है, ठीक है। जो शाहदरा है वो कलगढ़ी नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। तो जो बंदा बहादुर थे, इन्होंने क्या किया था? शाहदरा कलगढ़ी नाम से विख्यात है, मतलब वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो बंदे थे वो जो बंदा बहादुर थे, मुगल सैनिक के बहुत सारे, मतलब हजारों जो सैनिक थे उनको इन्होंने मार गिराया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए। तो जैसे ही इनका मृत्यु हुआ, इनका जो हत्या कर दिया गया, किसके आदेश पर? फर्रुखसियार के आदेश पर। उसके बाद जो सिख था वो क्या हुआ कि सिख के कई छोटे छोटे टुकड़े थे, उसमें वो बट गए। 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। तो इनके मृत्यु के बाद क्या हुआ कि सिख जो थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। लेकिन 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर जो सभी सिख की टुकड़ियाँ थी वो क्या हुआ कि दल खालसा में विलय हो गया, ठीक है। दल खालसा में वो विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया, ठीक है, जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया। तो जो दल खालसा हुआ उसको किसके नेतृत्व में रखा गया? तो एक नाम यहाँ पे आपको देख देख पा रहे होंगे, जस्सा सिंह आहलूवालिया, उनके नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिराल कहा गया। तो उसके बाद क्या किया गया कि जो मतलब वो दल खालसा था उसको बाद में क्या किया गया कि 12 दलों में विभाजित कर दिया गया। और इसे बाद में क्या कहा गया? मिसल कहा गया, ठीक है। तो बाद में उसे क्या कहा गया? मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है। और मिसल की अगर हम बात करें तो ये जो मिसल है वो क्या है? और अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान, ठीक है, जिसका अर्थ समान होता है। क्या होता है? अर्थ समान होता है। रंजीत सिंह, चलिए अब हम लोग रंजीत सिंह के बारे में पढ़ते हैं। तो रंजीत सिंह के जन्म की बात करें तो गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी, ठीक है, 1780 ईस्वी को
सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। तो जो रंजीत सिंह थे, रंजीत सिंह का नाम आपने सुना होगा अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे। तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 2 नवंबर 1780 ईस्वी को जो गुजरावाला है वहीं पे इनका जन्म हुआ। और किनके घर हुआ? तो सुकरचकिया मिसल के जो मुखिया थे जिनका नाम था महासिंह, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ। इनके दादा चरत सिंह, ठीक है, तो इनके जो दादा थे वो कौन थे? चरत सिंह थे। उन्होंने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिया था, ठीक है। तो जो 12 मिसल थे उसमें जो सुकरचकिया मिसल था उसे प्रमुख स्थान दिया था, ठीक है। उसे क्या किया था उन्होंने? प्रमुख स्थान दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दिया गया कि 1798 और 99 ईस्वी में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। तो इनका जन्म तो 1780 में हुआ, और लेकिन 1798 में ये क्या हुआ कि लाहौर के का ये शासक बने। और 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। उसके बाद क्या हुआ कि एक समय आया 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में, जिसमें क्या हुआ? एक संधि हुआ किसके बीच में? तो चार्ल्स मेटकॉफ और जो महाराजा रंजीत सिंह थे इनके बीच में अमृतसर की संधि हुआ। किसकी संधि हुआ? तो अमृतसर की संधि हुआ। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था, ठीक है। तो जो रंजीत सिंह थे इनका जो राज्य था वो 4 सूबों में बटा था। एक तो था पेशावर, कश्मीर, सुल्तान और लाहौर, ठीक है। तो पेशावर, कश्मीर, सुल्तान, सॉरी मुल्तान नहीं, सुल्तान नहीं है, मुल्तान है, और लाहौर। तो ये जो 4 थे, ये 4 सूबे थे जिसमें इनका राज्य बटा हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। तो इनके जो विदेश मंत्री और वित्त मंत्री का नाम याद रखिएगा, फकीर अजीजुद्दीन इनका कौन था? विदेश मंत्री था, जबकि वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ था। तो ये नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो 7 जून 1839 ईस्वी को रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 7 जून 1839 ईस्वी को रंजीत सिंह की क्या हुई? मृत्यु हो गई। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 और 46 ईस्वी में एवं द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। तो ये युद्ध के बारे में भी याद रखिएगा जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, एंग्लो मतलब क्या होता है कि अंग्रेजों से जो युद्ध हुआ, ठीक है। तो अंग्रेज और सिखों के बीच जो पहला युद्ध हुआ वो कब हुआ? 1845 और 46 में हुआ। और जो दूसरा हुआ वो 1849 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि। तो जो संधि अंग्रेज और सिखों के बीच हुई है, चलिए अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा संधि जो अंग्रेजों एवं सिखों के बीच में हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है लाहौर की संधि। अगर हम लाहौर की संधि की बात करें तो 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि हुआ था। किसके किसके बीच में? तो अंग्रेज एवं सिखों के बीच में एक संधि हुआ जिसका नाम था लाहौर का संधि। कब हुआ? तो 9 मार्च 1846 ईस्वी को यह संधि हुआ था। आगे देखते हैं, सेकेंड संधि की बात करें तो दिया गया है भैरोवाल की संधि, ठीक है। तो भैरोवाल की संधि की अगर हम बात करें तो 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को यह संधि हुआ था, ठीक है। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया, ठीक है। तो ये जो भैरोवाल की संधि था इसके तहत क्या किया गया कि जो राजा दलीप सिंह थे, ठीक है। आप क्रिकेट में एक दलीप ट्रॉफी का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये जो दलित सिंह थे, राजा दलीप सिंह, ठीक है, ये क्रिकेट के काफ़ी ज़्यादा प्रेमी थे और उनके ही नाम पे वो दलीप ट्रॉफी दिया जाता है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया, ठीक है। तो उनका जो प्रवास मान लिया गया किसके तहत? तो भैरोवाल की संधि के तहत। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें और भी पॉइंट दिया गया है, जैसे कि दिया गया कि 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जीदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। उसके बाद क्या किया गया कि 20 अगस्त 1847 ईस्वी को जो महारानी जीदा थी तो उनको क्या किया गया कि राजा दलीप सिंह से अलग कर दिया गया और 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन उनको देने के लिए बोला गया और उन्हें कहाँ भेज दिया गया? तो शेखपुरा जगह नामक जगह पे उन्हें भेज दिया गया। किसे? तो राजा दलीप सिंह को, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई विलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। तो जो द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध की अगर हम बात करें तो जो पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई? तो विलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। और दूसरी लड़ाई गुजरात का जो चिनाव नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। तो जो द्वितीय युद्ध हुआ, ठीक है, जो दूसरा लड़ाई हुआ कहाँ पे हुआ? तो जो गुजरात का चिनाब नदी है उसके किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने क्या किया कि 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ा। और इस युद्ध में जो सिख थे वो बुरी तरह से पराजित हुए, बुरी तरह से हार गए।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया, तो इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट ये दिया गया है कि लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया। ठीक है, तो लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि 29 मार्च 1849 ईस्वी को घोषणा करके जो पूरा पंजाब था उसका विलय क्या किया, अंग्रेजी राज्य में कर लिया, और महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी और उससे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। ठीक है, तो जो राजा दलीप सिंह थे उन्हें पेंशन दे के उन्हें क्या किया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया। ठीक है, और वो वहीं गए तो वहाँ क्रिकेट वगैरह खूब खेले, और जिस वजह से क्रिकेट में वो काफ़ी आगे निकल गए और उनके नाम पे ये ट्रॉफी दिया जाता है। तो सिख राज्य का जो प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। तो जो कोहिनूर का नाम आपने सुना होगा, तो उसी समय से कोहिनूर क्या हुआ कि चला गया इंग्लैंड, तो उनके पास था दलीप सिंह के पास, उनसे लेके और वो कहाँ भेज दिया गया, महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। तो ये यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई होप। तो चलिए अगला हम लोग पॉइंट यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल जो कि कंपनी के अधीन काम करते थे उनके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक जो भी चीज़ बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, तो आपको सब चीज़ रिवाइज हो जाएगी, आप अच्छे से समझ जाइएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से ये शुरू करते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए तो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग शुरू करेंगे बंगाल के गवर्नर के बारे में। ठीक है, जो बंगाल के गवर्नर थे उनके बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो बंगाल के गवर्नर को सबसे पहला हम लोग बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। किसके बारे में, तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करें तो इसने बंगाल में दैव शासन की व्यवस्था की। ठीक है, तो जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने किया किया कि जो बंगाल था वहाँ पे दैव शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। ठीक है, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे इन्होंने क्या किया कि बंगाल में एक शासन व्यवस्था की, जिसके तहत उन्होंने क्या किया कि जो भी राजस्व है, ठीक है, राजस्व वसूलने और सैनिक संरक्षण और जो भी विदेशी मामले कंपनी थे, विदेशी मामले वो सब किसके अधीन थे, तो कंपनी के अधीन थे। लेकिन जो शासन चलाने का काम था वो किसके हाथों में दे दिया था, तो नवाब। बस समझ लीजिए कि वही कठपुतली बादल है कि सब कुछ ये कर रहे थे, सारा टैक्स वगैरह सब कुछ ये ले रहे थे, और बस झूठ मूठ का जो मतलब गद्दी पे कौन बैठा था, तो वहाँ का नवाब बैठा था। आगे बढ़ते हैं। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। तो इन्होंने क्या किया कि जो शाह आलम थे, ठीक है, जो सम्राट शाह आलम थे, शाह आलम द्वितीय, उसको क्या किया कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा शिवात राय को नियुक्त किया। यहाँ पे थोड़ा चीज़ें आपको ब्लर दिख रही होगी क्योंकि ठीक क्लियर नहीं आया है, तो जो हम पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला दिया गया कि अन्य गवर्नर बरिलास्ट 1767 से 69 ईस्वी, कोटियार 1769 से 72 ईस्वी, और वारन हेस्टिंग 1772 से 74 ईस्वी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो भी गवर्नर हुए कौन कौन, तो बरिलास्ट हो गए, कोटियार हो गए, वारन हेस्टिंग हो गए, उनका टाइम पीरियड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कंपनी के अधीन जो भी मतलब गवर्नर जनरल थे उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे गवर्नर जनरल जो कि कंपनी के अधीन आते थे उनके बारे में चलिए देखते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट आया कौन सा, 1773 वाला, उसके बाद क्या किया गया कि जो भी बंगाल के गवर्नर थे उनको अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। तो जो भी गवर्नर जनरल बनता है उनका कार्यकाल कितना के लिए निर्धारित किया गया कि वो 5 साल तक उस पद पर रहेंगे। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। तो जो मद्रास थे और बम्बई था, उसके जो गवर्नर थे वो किसके अधीन कर दिया गया, तो गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग 1774 से 1785 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह क्या हुआ कि जो मतलब जो भारत के कंपनी के अधीन जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो कौन बना, तो वारन हेस्टिंग्स बना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा कि वारन हेस्टिंग कंपनी के तहत जो मतलब कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल बना, और कब से कब तक, तो 1774 से 1750 ईस्वी तक। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे पॉइंट देखें तो वारन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कोलकाता आया था। ठीक है, तो जो वारन हेस्टिंग्स था वो 1750 ईस्वी में कलकत्ता आया था, और किस
पद पे आया था, तो एक क्लर्क के रूप में कोलकाता आया था। और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। तो ये मतलब काफ़ी मेहनत किया, इतना अच्छा काम किया कि एक क्लर्क के बाद ये क्या किया कि पहले कासिम बाजार का अध्यक्ष बना, फिर बंगाल का गवर्नर बना और लास्ट में कंपनी का गवर्नर जनरल भी बना। तो ये काफ़ी काम किया ऐसे, मतलब जो कंपनी को दिख रहा था कि हाँ इसके द्वारा बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, जिस वजह से कंपनी ने इसको क्या किया, काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन दे दिया। ठीक है, तो चलिए अब वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें चीज़ें क्लियर नहीं है, थोड़ा सा हम इसको हम देखते हैं, कहीं से अगर अच्छा वाला मिल जाता है तो उसको हम अपलोड कर देते हैं। अदरवाइज अगर आप में से किसी के पास लूसेंट है, बुक है इसका, तो आप उसका अच्छे से पीडीएफ बना के मेरे पास भेज सकते हैं। ठीक है, हम आपको यहाँ पे, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको वहाँ पे बता देंगे कि आपको कहाँ पे लिंक भेजना है, ठीक, कहाँ पे वो पीडीएफ भेजना है, फिर उसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।